9वीं कक्षा के तीसरी भाषा हिंदी क्लास को सबको स्वागत। बच्चों, आज हम वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन शीर्षक के दूसरा कालांश पढ़ेंगे। पिछले कालांश में लेखक धीरंजन मालवीय का परिचय जाने थे। इसके साथ वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रामन के जन्म तथा शिक्षा के बारे में जाने थे। आज हम उनकी सरकारी नौकरी और इसके साथ शोध कार्य कैसे चलाते थे इसके बारे में जानेंगे। बच्चों, पहले किताब का 89 पृष्ठा देखो। उनकी दिली इच्छा यही थी कि वे अपना सारा जीवन शोध कार्यों को ही समर्पित कर दें, मगर उन दिनों शोध कार्यों को पूरे समय के कैरियर के रूप में अपनाने की कोई खास व्यवस्था नहीं थी। प्रतिभावान छात्र सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित होते थे। रामन भी अपने समय के अन्य सुयोग्य छात्रों की भांति भारत सरकार के वित्त विभाग में अफसर बन गए। उनकी तैनाती कलकत्ता में हुई। कलकत्ता में सरकारी नौकरी के दौरान उन्होंने अपने स्वाभाविक रुझान को बनाए रखा। दफ्तर से फुर्सत पाते ही वे लौटते हुए बहू बाजार आते, जहां इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला थी। यह अपने आप में एक अनूठी संस्था थी, जिसे कलकत्ता के एक डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने वर्षों की कठिन मेहनत और लगन के बाद खड़ा किया था। इस संस्था का उद्देश्य था देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना। अपने महान उद्देश्यों के बावजूद इस संस्था के पास साधनों का नितांत अभाव था। रामन इस संस्था की प्रयोगशाला में कामचलाऊ उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए शोध कार्य करते। यह अपने आप में एक आधुनिक हठयोग का उदाहरण था, जिसमें एक साधक दफ्तर में कड़ी मेहनत के बाद बहू बाजार की इस मामूली सी प्रयोगशाला में पहुंचता और अपनी इच्छा शक्ति के जोर से भौतिक विज्ञान को समृद्ध बनाने के प्रयास करता। उन्हीं दिनों वे वाद्य यंत्रों की ओर आकृष्ट हुए। वे वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्यों की परतें खोलने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अनेक वाद्य यंत्रों का अध्ययन किया, जिनमें देसी और विदेशी दोनों प्रकार के वाद्य यंत्र थे। सारांश देखेंगे। रामन की दिली इच्छा यानी हृदय की कामना यह थी कि वे सारा जीवन शोध कार्य करते रहेंगे। उस समय शोध कार्य को अपने कैरियर के रूप में अपनाने के लिए कोई व्यवस्था न थी। रामन भारत सरकार के वित्त विभाग में कलकत्ता में नियुक्त हुए। रामन दिन भर ऑफिस में काम करते थे और फुर्सत पाते ही लौटकर बहू बाजार आते, जहां इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला थी। वहां कामचलाऊ उपकरणों से अपना शोध कार्य चलाते थे। कलकत्ता के डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने, जिसको कठिन मेहनत और लगन के बाद खड़ा किया था, उन्होंने वाद्य यंत्रों पर आकृष्ट हुआ। उसके ध्वनियों को अध्ययन करके रहस्यों को खोलने का प्रयास किया। वाद्य यंत्रों पर किए जा रहे शोध कार्यों के दौरान उनके अध्ययन के दायरे में जहां वायलिन, चेलो या पियानो जैसे विदेशी वाद्य आए, वहीं वीणा, तानपुरा और मृदंगम पर भी उन्होंने काम किया। उन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर पश्चिमी देशों की इस भ्रांति को तोड़ने की कोशिश की कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्य यंत्रों की तुलना में घटिया हैं। वाद्य यंत्रों के कंपन के पीछे छिपे गणित पर उन्होंने अच्छा खासा काम किया और अनेक शोध पत्र भी प्रकाशित किए। उस जमाने के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सर आशुतोष मुखर्जी को इस प्रतिभावान युवक के बारे में जानकारी मिली। उन्हीं दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय में
प्रोफेसर का नया पद सृजित हुआ था। मुखर्जी महोदय ने रामन के समक्ष प्रस्ताव रखा कि वे सरकारी नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद स्वीकार कर लें। रामन के लिए यह एक कठिन निर्णय था। उस जमाने के हिसाब से वे एक अत्यंत प्रतिष्ठित सरकारी पद पर थे, जिसके साथ मोटी तनख्वाह और अनेक सुख सुविधाएं जुड़ी हुई थीं। उन्हें नौकरी करते हुए 10 वर्ष बीत चुके थे। ऐसी हालत में सरकारी नौकरी छोड़कर कम वेतन और कम सुविधाओं वाली विश्वविद्यालय की नौकरी में आने का फैसला करना हिम्मत का काम था। इसका सारांश देखेंगे। रामन ने प्रमाणित कर दिया कि भारतीय वाद्य यंत्र पश्चिमी वाद्य यंत्रों से घटिया नहीं है। विदेशी लोगों को उन्होंने जवाब दिया था। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सर आशुतोष मुखर्जी को रामन जैसे प्रतिभावान युवक के बारे में जानकारी मिली। उनके कहने के मुताबिक रामन सरकारी नौकरी के मोटी तनख्वाह और अनेक सुविधाओं को छोड़कर कम वेतन और कम सुविधाओं वाली विश्वविद्यालय की नौकरी में आ गए। रामन सरकारी नौकरी की सुख सुविधाओं को छोड़ सन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी में आ गए। उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल में वे अपना पूरा समय अध्ययन, अध्यापन और शोध में बिताने लगे। 4 साल बाद यानी सन 1921 में समुद्र यात्रा के दौरान जब रामन के मस्तिष्क में समुद्र के नीले रंग की वजह का सवाल हिलोरे लेने लगा तो उन्होंने आगे इस दिशा में प्रयोग किए, जिसकी परिणति रामन प्रभाव की खोज के रूप में हुई। सारांश देखेंगे। रामन सन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी में नियुक्त हुए। उनके लिए सरस्वती की साधना महत्वपूर्ण थी। वहाँ पर रामन अध्ययन, अध्यापन और शोध में समय बिताने लगे। इसके 4 साल के बाद समुद्र यात्रा 1921 में किए थे और समुद्र जल का रंग नीला क्यों होता है इसके बारे में गवेषणा करके उन्होंने रामन प्रभाव खोज किए। बच्चों, किताब को अच्छी तरह पढ़ना। PDF में प्रश्न दिया जाता है, इसको लिखने के साथ उत्तर भी करना। आज हम पढ़ाई को यहीं पर रखेंगे। घर पर रहो, स्वस्थ रहो।